हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी एस क्रक्स। आज का हमारा टॉपिक है मशीन ट्रांसलेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बेसिकली मशीन ट्रांसलेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सब फील्ड है जो किसी टेक्स्ट या स्पीच को एक लैंग्वेज से, जिसे हम सोर्स लैंग्वेज बोलते हैं, दूसरी लैंग्वेज में जिसको हम टारगेट लैंग्वेज बोलते हैं, ट्रांसलेट करने पर फोकस करता है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस और इंटरवेंशन। मीन्स टू से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसा सब फील्ड है जो फोकस करता है किसी टेक्स्ट या स्पीच को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने पर किसी भी किस्म के ह्यूमन इंटरफेरेंस के बगैर। फॉर एग्जाम्पल, एक लैंग्वेज है, जैसा कि मैं उर्दू की बात करता हूँ, मेरे पास एक लैंग्वेज है उर्दू। मैं उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना चाहता हूँ चाइनीज़ में, तो वो लैंग्वेज जिसको मैं ट्रांसलेट करना चाहता हूँ वो सोर्स लैंग्वेज है, और जिस लैंग्वेज में मैं उसको ट्रांसलेट करना चाहता हूँ जो कि चाइनीज़ लैंग्वेज है, वो टारगेट लैंग्वेज है। मशीन ट्रांसलेशन क्या करता है, ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो सोर्स लैंग्वेज को ट्रांसलेट करती हैं टारगेट लैंग्वेज में बगैर किसी किस्म के जो ह्यूमन इंटरवेंशन है, ह्यूमन इंटरफेरेंस है, उसके बगैर। डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, इसको हम पढ़ लेते हैं। आप अपने एग्जाम में इसको ज़रूर मेंशन करोगे। वो बोलता है मशीन ट्रांसलेशन इज़ अ सब फील्ड ऑफ AI। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सब फील्ड है, फोकस्ड ऑन ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन, जो कि एक ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन पर फोकस कर रहा है, ऑफ टेक्स्ट और स्पीच, किसी टेक्स्ट या स्पीच पर, फ्रॉम वन लैंग्वेज, एक लैंग्वेज से, द सोर्स, जिसको हम सोर्स लैंग्वेज बोल सकते हैं, टू अनदर, द टारगेट, दूसरी लैंग्वेज में जिसको हम टारगेट लैंग्वेज बोलते हैं, विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। तो ये इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन। अब मशीन ट्रांसलेशन जो है, इसको जब आपने लिखना है अपने एग्जाम में, या इसको समझने के लिए 3 इसके बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले नंबर पर जो पॉइंट है वो ये है कि जब एक लैंग्वेज को हम दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं यूजिंग MT मशीन ट्रांसलेशन, तो वो जो कन्वर्जन है उसमें दोनों ही लैंग्वेजेस के जो मीनिंग है वो सेम रहते हैं और रहने भी सेम चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस है जो उर्दू में है, मैं उसको चाइनीज लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहता हूं, तो जब वो ट्रांसलेट होगा, एक जो इनपुट लैंग्वेज है हमारी वो, और आउटपुट लैंग्वेज जो हमको मिली आफ्टर ट्रांसलेशन, उन दोनों के मीनिंग सेम होंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि इस प्रोसेस के दौरान किसी किस्म का ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है वो नहीं होता। और तीसरा जो अहम पॉइंट है वो ये है कि आप किसी भी लैंग्वेज को किसी भी दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन द सॉफ्टवेयर जो आप यूज कर रहे हो। मीन्स टू से ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ उर्दू को हम चाइनीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, उर्दू को हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप किसी भी लैंग्वेज को जो कि एक सोर्स लैंग्वेज कहलाएगी, कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी दूसरी लैंग्वेज में, बट बेस्ड ऑन द सॉफ्टवेयर कि आप जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो वो किन किन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। इसकी सबसे बेहतरीन जो एग्जांपल है वो है गूगल ट्रांसलेटर। आप सभी लोगों ने तकरीबन यूज किया होगा। आप मोस्टली किसी भी टेक्स्ट को वहां पर पेस्ट करते हो, वो टेक्स्ट जिस भी लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट करना चाहते हो वो ऑटोमेटिकली आपको उसको जो है वो ट्रांसलेट करके देता है। यहां तक बात क्लियर होगी। अब आगे बढ़ते हैं। मशीन ट्रांसलेशन के जो है हम कुछ अदवार, या हम बोल सकते हैं उसके कुछ एराज को पढ़ते हैं। आप इसको मशीन ट्रांसलेशन की टाइप्स भी बोल सकते हो कि अब हम जहाँ पर खड़े हैं, जहाँ पर हम गूगल जेमिनी, जहाँ पर हम क्लॉड, जहाँ पर चैट GPT, कुछ इस तरह का काम कर रहे हैं, जहाँ पर हम किसी भी वॉइस को ऑटोमेटिकली डब्ड कर सकते हैं किसी दूसरी लैंग्वेज में। यहाँ तक पहुँचने के लिए MT मशीन ट्रांसलेशन कहाँ कहाँ से, किन किन स्टेजेस से होता हुआ यहाँ तक पहुँचा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए, सबसे पहला जो इसका दौर था वो था रूल बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन। ठीक है जी, इसको बोला जाता था। इसको इन शॉर्ट हम RBMT भी बोलते हैं।
ये जो टाइम है ये है 1950s से 1980s तक। अब यहां पर होता क्या था, किस तरह से एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता था, इसको थोड़ा सा समझना। अब यहां पर जो की फैक्टर है, जो की पॉइंट है वो ये है कि यहां पर जो ग्रामर के कॉम्प्लेक्स रूल्स हैं उनको यूज किया जाता था। जो आप बोल सकते हो माहिर लिसानियत जो हैं किसी भी जुबान के, वो उसके जो रूल्स हैं वो खुद से लिखते थे। काम कैसे होता था, जैसे एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस में मौजूद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जैसा कि नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, उन सबको सेपरेट करके दूसरी लैंग्वेज के जो आप बोल सकते हो ग्रामर के डिफरेंट वर्ड्स हैं या इस तरह के जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं उनके साथ उनको स्वैप किया जाता था। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये पेश आता था कि जो इडियम्स हैं या जो मुहावरात थे या सम टाइम बहुत सारे ऐसे जुमले, ऐसे सेंटेंसेस होते थे जिनको प्रॉपरली जो है वो दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता था। उसके बाद आया स्टैटिस्टिकल मशीन ट्रांसलेशन। अब ये जो स्टैटिस्टिकल मशीन ट्रांसलेशन का दौर है ये 1990 से लेकर 2010 तक का टाइम है। इसमें एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में जो ट्रांसलेशन है वो कैसे होती थी, इसको थोड़ा सा समझना। अब इस टाइम में या इस टाइप में होता कुछ यूं था कि यहां पर मैथ और प्रोबेबिलिटी को यूज किया जाता था। पूरी दुनिया में मौजूद जो बड़ी बड़ी दस्तावेजात हैं उनको जो है वो सॉफ्टवेयर को दिया जाता था। जैसे फॉर एग्जांपल यूएनओ की जो एक प्रॉपर उनका रिटन आप बोल सकते हो ट्रांसलेशन है, जो उसकी दस्तावेजात हैं उनको जो है वो दिया जाता था कंप्यूटर्स को। कंप्यूटर्स या जो सॉफ्टवेयर है वो क्या करते थे, वो उन सभी डिफरेंट तरह की लैंग्वेजेस को एनालाइज करते थे, वो प्रोबेबिलिटी पैटर्न्स को यूज करते थे। वो ये देखते थे कि इस लैंग्वेज में मौजूद जो वर्ड्स हैं अगर इनको दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाएगा तो दूसरी लैंग्वेज के कौन से सूटेबल वर्ड जो हैं वो इनकी जगह पर आ सकते हैं। कुछ इस तरह से जो है वो स्टैटिस्टिकल मशीन ट्रांसलेशन जो है वो काम करता था। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था वो ये था कि ये बड़े जो सेंटेंसेस या जुमले थे उनको छोटे छोटे जो है वो पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करता था। लेकिन सम टाइम ऐसा होता था कि जब एक टारगेट लैंग्वेज या टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद हमको जो सेंटेंस मिलता था वो पूरे का पूरा जो कॉन्टेक्स्ट है उसी को ही लूज कर देता था, वो लॉस्ट हो जाता था, उसके मीनिंग्स जो हैं वो सभी लॉस्ट हो जाते थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टाइम आया मशीन ट्रांसलेशन का वो है कहलाता है न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन, जो कि आज के टाइम में भी चल रही है। इसको इन शॉर्ट NMMT भी बोला जाता है, इसको इन शॉर्ट SMT भी बोला जाता है, याद रखना। अब ये जो टाइम है ये 2016 से लेकर अब तक का है। इसमें बेसिकली डीप लर्निंग को यूज़ किया गया। इसमें जो है अगर हम इसकी वर्किंग को समझें तो इसमें ऐसा होता है, इसमें जो है वो इनकोडिंग और डिकोडिंग जो है आर्किटेक्चर को यूज़ किया जाता है। एक लैंग्वेज जिसको हम सोर्स लैंग्वेज बोल सकते हैं उसको पहले इनकोड किया जाता था, फिर फर्दर उसको जो है वो डिफरेंट मैथ्स के कोड लगाकर मैथ्स के वेक्टर यूज़ करते हुए उसको डिकोड किया जाता था। इसका सबसे बड़ा फायदा ये था कि ये ना सिर्फ किसी भी जो सेंटेंस है उसके मीनिंग को कन्वर्ट करता है, मतलब साथ साथ वो जो कॉन्टेक्स्ट है पूरे का पूरा उसको भी समझता है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें, अगर एक सेंटेंस है असद ने अली को किताब दी क्योंकि वो पढ़ना चाहता था। अब इस सेंटेंस में वो जो है हमारा जो मशीन ट्रांसलेटर है वो कॉन्टेक्स्ट को समझेगा, वो को समझेगा कि ये बात अली की जा रही है या असद की जा रही है। उसके साथ साथ ये टोन को समझते हैं, लहजे को भी समझते हैं। अगर आप स्पीच देते हो ये अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या ये बंदा जो इनपुट उसको मिल रही है ये गुस्से में बात कर रहा है, ये जज्बात में बात कर रहा है, ये प्यार से बात कर रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। मतलब अब हम इस स्टेज पर खड़े हैं। तो ये 3 एराज हैं, 3 अदवार हैं या 3 टाइप्स हैं मशीन ट्रांसलेशन की, जिसको हमने बड़ी डिटेल में विद एग्जांपल्स कवर किया। उसके साथ साथ अगर हम बात करें एप्लीकेशंस की तो या इसके एग्जांपल्स की, तो जो गूगल ट्रांसलेटर है वो इसका एक एग्जांपल है। AI डबिंग इसके जो है वो एग्जांपल है।
डीप लर्निंग इसकी एग्जाम्पल है। उसके साथ साथ LLMs जो हैं ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसा कि गूगल जेमिनी है, चैट GPT है, ये सारी की सारी चीज़ें। तो होपफुली जो कॉन्सेप्ट है MT इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो आपको समझ आया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।